देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। तो 1 घंटे की इस खास पेशकश में होंगी तमाम बड़ी खबरें, पूरी अपडेट और ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी कवरेज हाथरस कांड की होगी, जहां ताबड़तोड़ जांच का सिलसिला जारी है। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद है। हाथरस केस की तहकीकात में लगी सीबीआई की टीम आज फिर पीड़ित परिवार से पूछताछ कर रही है। जांच टीम आरोपियों के घर भी पहुंची है। और 11:30 बजे देखिए कश्मीर पर खास खबर, जहां 370 के बहाने सियासत चमकाने की कोशिश भरपूर की जा रही है। अक्टूबर में आसमानी सितम जारी है। हैदराबाद के बाद मुंबई में भी बारिश से हाहाकार है। और आपको पुणे की तस्वीरें भी दिखाएंगे। महाराष्ट्र के कई अन्य हिस्से भी हैं जहां पर बारिश से अफरा तफरी का माहौल है। एक एक तस्वीर आपके सामने होगी, लेकिन शुरुआत 100 खबरों के साथ। हाथरस मामले की सबसे पहले बात करेंगे, जिसकी जांच के लिए सीबीआई की टीम गांव पहुंच चुकी है। आज टीम आरोपियों के परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। ये तीसरा दिन है आज जांच का। आरोपियों को रिमांड पर लेकर सवाल जवाब की तैयारी भी सीबीआई की है। सीबीआई टीम इससे पहले लगातार 2 दिन तक पीड़ित परिवार से पूछताछ कर चुकी है। भाई और पीड़िता की मां से घंटों सवाल जवाब हुए। सीबीआई टीम मौके से लेकर हर जगह जा रही है जहां से सबूत तलाशे जा सके। तीसरा दिन है आज इन्वेस्टिगेशन का। एक तरफ एसआईटी की जांच अभी चल रही है, सीबीआई भी मामले को हाथ में ले चुकी है और आज तीसरा दिन जब जांच का है तो आज के दिन में आरोपियों और उनके परिवार से पूछताछ होनी है। हाथरस में ये मामला जिस तरह से इसका पेच उलझा हुआ है, क्योंकि कई तरह के अलग अलग खुलासे हो रहे हैं एक के बाद, दोनों परिवारों के बीच बातचीत, फोन कॉल्स का खुलासा। अब ऐसे में सीबीआई किस नतीजे तक पहुंची है, इंतजार सबको इसका है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार वालों से भी पूछताछ आज दोबारा की जा सकती है। सीबीआई की टीम ने कल करीब 6.5 घंटे के आसपास परिवार के जो 3 सदस्य हैं, पीड़िता के पिताजी और पीड़िता के 2 भाई, उनसे पूछताछ की थी। आज जो जानकारी मिल रही है, सीबीआई की एक टीम गांव आ सकती है और यहां पर जो पीड़िता के जो भाभी हैं और पीड़िता की जो मदर हैं, उनसे पूछताछ की जा सकती है। साथ ही ये भी जानकारी मिली है कि जो आरोपी हैं उनको जेल में जाकर के वहां पर कोर्ट से रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ की जा सकती है। तो सीबीआई चारों तरफ हर एक एंगल से जांच करना चाहती है। शुरुआती दौर में सीबीआई ने परिवार वालों से सबसे पहले सारी जानकारी ली, जिसमें ये जो पीड़िता के पिता हैं, पीड़िता के जो दोनों भाई हैं, उनसे पूछताछ की। जो सीन ऑफ क्राइम वाली जगह पर आपको बता दें कि पीड़िता के बड़े भाई को लगातार सीबीआई अपने साथ रखे हुए थी। करीब 2.25 घंटे से ज्यादा उनको वहां पर रखा था, क्योंकि उनसे सारी जानकारी लेना चाहती है सीबीआई कि किस तरीके से 14 सितंबर की जो घटना को आरोपियों ने अंजाम दिया था, उस दिन किस तरीके से वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद थे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जितेंद्र, आपका रुख करते हुए, जांच का आज तीसरा दिन, वहीं कोशिश ये भी कि आरोपियों की रिमांड लेकर उनसे भी पूछताछ की जाए। पुलिस को जो बयान दिए गए उनसे भी मिलान सीबीआई लगातार बयानों का कर रही है। लेकिन ये लंबी लंबी पूछताछ जो चल रही है परिवार वालों से, कहीं ना कहीं हम ये माने कि पेच फंस रहा है, विरोधाभास है बयानों में। देखिए नेहा, परिवार वालों से लंबी पूछताछ सीबीआई लगातार कर रही है और यही वजह है कि सीबीआई की टीम एक तरफ जहां जो पीड़ित परिवार है उनसे पूछताछ कर रही है, दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके यहां आज पहुंची हुई है पूछताछ करने के लिए। बुलगढ़ी गांव में मैं इस वक्त मौजूद हूं और ये सारी जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, जो आरोपी परिवार हैं, उन परिवार के घर के सामने सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। और आप इधर देखिए कि यहां पर पुलिस लगाया गया है। यहां पर 3 जो आरोपी परिवार हैं वो लोग रहते हैं और उनके घरों में जाकर के आप सीधा यहां पर देखिए सीबीआई की टीम अंदर मौजूद है और सीबीआई यहां पर इनसे पूछताछ कर रही है। दूसरा जो आरोपी एक यहां से लौकुश है, उसका घर करीब 100 मीटर दूर है। यहां पर भी सीबीआई की टीम गई हुई है और यहां पर भी पूछताछ इस वक्त की जा रही है। तो सीबीआई आज उन तमाम पहलुओं को खंगाल रही है जिसमें ये पता चल सके कि आरोपी के परिवार इस पूरे मामले को लेकर के क्या कह रहे हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कोर्ट से रिमांड लेकर के जो आरोपी हैं उनसे भी आने वाले समय में सीबीआई पूछताछ करेगी। तो एक तरफ जहां सीबीआई जो पीड़ित परिवार है उनसे कई घंटों तक पूछताछ की, सीन ऑफ क्राइम वाले दिन उस लोकेशन में उनको लेकर के गई और उसके अलावा 14 तारीख को जिस तरीके से आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था उस पूरे मामले की जानकारी ली। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। ये सारे जो घर हैं। और अपडेट्स के लिए अरविंद ओझा भी मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए आज तक।
हाथरस मामले का एक बार फिर से रुख करेंगे। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ करने की बात है, इसमें भी कुछ पेचीदगियां हैं या फिर आज रिमांड ले ली जाएगी सीबीआई की तरफ से? नहीं, देखिए, जिस तरह से लगातार ये आरोप लग रहे थे कि जो पीड़ित परिवार है वो लगातार बयान बदल रहा था, इस वजह से सीबीआई की टीम ने सबसे पहले लगातार 2 दिन तक उनसे पूछताछ की और पूछताछ का मकसद यही था कि जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरह से क्लियर कर लिया जाए। अब जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है, अब वो जा रही है सीबीआई आरोपियों की तरफ। शायद यही वजह है कि आरोपियों के परिवार की तरफ रुख किया है सीबीआई ने, और इसका मकसद यह है कि आरोपियों के साथ वारदात के दिन कौन कौन लोग मौजूद थे, कौन सबसे करीब मौजूद था, उनके बयान लिए जाएंगे। तो जब सब कुछ क्लियर हो गया, देखिए पीड़ित परिवार ने क्राइम सीन क्लियर कर दिया है सीबीआई के सामने, जिस तरह के बयान दिए हैं, उसके बाद पीड़ित के परिवार है उनसे, आरोपियों के परिवार है उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। अब जो अगला कदम है, देखिए सीबीआई की एक टीम, 2 टीमें यहाँ पर आज फिर सुबह आई हैं गाजियाबाद से। ये देखिए 2 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं और ये टीम अब जाएगी अलीगढ़ की तरफ, अलीगढ़ के अस्पताल पे जाएगी। और साथ ही साथ जो हमें जानकारी मिल रही है कि अदालत में बाकायदा प्रोडक्शन वारंट के लिए अर्जी भी दाखिल करेगी और जो आरोपी जेल में बंद है उनको लाया जाएगा और सीबीआई किसी अस्थायी दफ्तर में, और यहाँ पर पूछताछ होगी। तो जो बात चल रही है कि पीड़ित परिवार से 2 दिन तक पूछताछ हो रही है, क्या कोई पेच फंसा है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। दरअसल जिस तरह से आरोप लग रहे थे लगातार कि बयान बदल रहे, इस तरह से जो क्राइम सीन है उसको पूरी तरह से क्लियर कर लेना चाहती है सीबीआई। वारदात के दिन क्या कुछ हुआ था, एक बार वो बयान लेना चाहती थी। हालांकि वो बयान पीड़ित परिवार के वो पुलिस से मिलान भी किए जाएंगे और अगर वहां पर कोई विरोधाभास होता है तो फिर से पूछताछ होगी। लेकिन जो पूरा क्राइम सीन है उसको क्लियर सीबीआई ने किया है और अब अगला कदम आरोपियों के परिवार तक है। उनसे पूछताछ की जाए कि उनमें कौन कौन लोग थे जो वारदात के दिन आरोपी के साथ थे, जिस तरह से लोगों ने दावा किया था। उसके बाद आज अलीगढ़ के अस्पताल में जहां पीड़िता को ले जाया गया था वहां एक सीबीआई की टीम जाएगी, साथ ही साथ अदालत का रुख करेगी आरोपियों का प्रोडक्शन वारंट लेने के लिए। लेते रहेंगे, फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर में पहले फारूक उमर अब्दुल्ला और अब महबूबा मुफ्ती की रिहाई के साथ ही अनुच्छेद 370 के नाम पर राजनीति शुरू हो चुकी है। महबूबा फारूक 370 का राग अलाप कर राजनीतिक लामबंदी करने में लगे हैं। आज शाम 4 बजे फारूक अब्दुल्ला के गुपकार वाले बंगले पर कश्मीर के नेताओं की बैठक हो रही है। मकसद एक है, केंद्र के विरोध को हवा देना। तीन 370 पर रस्सी जल गई, ऐठन नहीं गई। तीन 370 पर आक्रोश भड़काएंगे, सियासत चमकाएंगे। तीन 370 पर अब्दुल्ला महबूबा की नफरती जोड़ी। तीन 370 पर राजनीति प्यारी तो देश से गद्दारी। एक साल 2 महीने और 9 दिन यानी कुल मिलाकर 436 दिन बाद महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से आजादी क्या मिली, कश्मीर में अमन को आग लगाने की साजिश शुरू हो गई। शिष्टाचार मुलाकात के बहाने अब्दुल्ला परिवार महबूबा मुफ्ती से मिलने आया और अनुच्छेद 370 के खिलाफ राजनीतिक लामबंदी की पूरी पटकथा तैयार हो गई। तमाम गुपका डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले जो पार्टी है और जो लीडर हैं, उन सबको कल जनाब फारूक साहब 4 बजे दावत देंगे। उस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती साहिबा ने भी आज कहा है कि वो उस मीटिंग में शामिल होंगे। उस मीटिंग के दौरान मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जो है उस पर नज़र डाली जाएगी और आगे के लिए गुपका डिक्लेरेशन पे दस्तखत करने वाले तमाम पार्टियों का एक नजरिए में उनका एजेंडा क्या रहेगा, उस पे कल बातचीत होगी।
और वो सारा मामला कल तय होगा। उमर अब्दुल्ला जिस बैठक की बात कर रहे हैं उसका मकसद हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी हटते ही घाटी में कैसे देश विरोधी बयान बहाने की कोशिश होने लगी। आजादी मिलते ही अब्दुल्ला महबूबा देश विरोध का राग अलापने लगे हैं। सीधे सीधे साजिश वाली बोली बोली जा रही है। अलगाववाद की आग भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मैं आज 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद रिहा हुई हूँ। इस दौरान 5 अगस्त 2019 के काले दिन का काला फैसला हर पल मेरे दिल और रूह पे वार करता रहा और मुझे एहसास है कि यही कैफियत जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों की रही होगी। हम में से कोई भी शख्स उस दिन की डाकाजनी और बेइज्जती को कतन भूल नहीं सकता। अब हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। बल्कि उसके साथ साथ मसले कश्मीर, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की, उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। मैं मानती हूं ये राह कतन आसान नहीं होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि हम सब का हौसला और अज़म ये दुश्वार रास्ता तय करने में हमारा मुआविन होगा। आज जबकि मुझे रिहा किया गया है, मैं चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए। महबूबा का ये संदेश सबूत है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 की विदाई का दर्द अभी गया नहीं। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर की आवाम के हितों से खेलने की आजादी खत्म होने की खलबली अभी बाकी है। महबूबा, अब्दुल्ला दोनों को लग रहा है कश्मीर की स्वायत्ता का सवाल उठाकर जिस सियासी वजूद को बचा कर रखा था वो तहस नहस हो चुका है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही, इसीलिए दो पुराने सियासी दुश्मन एक दूसरे के शुभचिंतक बनकर खड़े हो गए हैं। ये गुपकार एजेंडा देशद्रोहियों का एजेंडा है, ये गुपकार एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जनता का इस गुपकार एजेंडे से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पहले ही इस गुपकार एजेंडे को कूड़ेदान में फेंक दिया है। ये अपने आप को बचाने के लिए, अपने पापों को छिपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 के पैरोकार कश्मीरी नेताओं की 14 महीने से बोलती बंद थी, लेकिन नजरबंदी से आजादी मिलते ही उम्मीदों के पंख फड़फड़ाने लगे हैं। श्रीनगर में नेताओं का मिलन समारोह शुरू हो गया है। एक बार फिर कश्मीर की स्वायत्ता का जज्बाती मुद्दा भड़काने की चाल चली जा रही है, लेकिन फारूक और महबूबा ये भूल रहे हैं कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ सकती। वो एक बार फिर देश का मूड भांपने में गलती कर रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर की सियासी पार्टियां अनुच्छेद 370 के कवच की आड़ में सालों से सियासी रोटियां सेकती रही हैं। 5 अगस्त को मोदी सरकार ने वो रास्ता बंद कर दिया था। नजरबंदी में नेताओं की चली नहीं, लेकिन आजाद होते ही गुपकार घोषणा के कागजात बाहर निकाल लाए हैं और अब तो खुलकर लामबंदी भी होने लगी है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। देश की संसद ने तय किया और जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिल गई। एक हिंदुस्तान, एक संविधान, एक विधान के दायरे में कश्मीर भी आ गया, लेकिन कश्मीर के नेता सकते में आ गए। 370 के अंत का मतलब स्वायत्ता का सब्ज बाग दिखाने वाली सियासत का अंत था। बॉर्डर स्कर्मिशेस बढ़ रही हैं और लोग मर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रोज आप अखबार देख लीजिए, है कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने का। और बातचीत के सिवा मैं नहीं समझता हूं, जैसे आप चीन से बात कर रहे हैं, चीन से कोशिश कर रहे हैं कि वो पीछे हट जाए, इसी तरह से हमें अपने पड़ोसी से भी बात करके रास्ता निकालना पड़ेगा इस स्थिति से निकलने के लिए। अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती खानदान, 370 खत्म करने पर बेचैनी हर तरफ थी। कश्मीरियों के जज्बात से खेलने वाली राजनीति का बोर या बिस्तर बंधने जा रहा था।
संसद में प्रस्ताव पारित होने से ठीक एक दिन पहले यानी 4 अगस्त 2019 को फारूक अब्दुल्ला के घर कश्मीर के राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ राजनीतिक युद्ध का संकल्प लिया गया। संकल्प को गुपकार घोषणा का नाम दिया गया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला का घर गुपकार इलाके में ही है। मात्र एक दिन की रिहाई के बाद आज जो है जम्मू कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के घर पर गुपकार डिक्लेरेशन की और एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 6 दल जो जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल हैं, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल, वो इसमें भाग लेंगे। कांग्रेस सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नुमाइंदे हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। गुपकार डिक्लेरेशन पर जम्मू कश्मीर के 6 राजनीतिक दलों के नेताओं के हस्ताक्षर थे। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, जीए मीर कांग्रेस, एमवाई तारिगामी सीपीएम, सज्जाद गनीलोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मुजफ्फर शाह आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी वो तमाम पार्टियों के नुमाइंदे थे जिनको अपनी नैया डूबती हुई दिख रही थी। अब जरा घोषणा पत्र का मजमून भी देखिए। हम अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए कटिबद्ध हैं। राज्य का बंटवारा हमें कतई मंजूर नहीं। We believe in peaceful resolution of things. If they want to murder us, we are ready. My chest is ready. Fire here, not into my back. For I stood for this nation. 14 महीने पहले ये ऐलान तो नजरबंदी के अंधेरे में गुम हो गया। फारूक, उमर, महबूबा तीनों को जिस अंदेशे से केंद्र सरकार ने नजरबंद किया था, वो अब सच होता दिख रहा है। आजाद हवा में सांस लेते ही कश्मीर के नेता अपने पुराने एजेंडे पर लौट आए हैं। गुपकार ऐलान के बहाने कश्मीर की शांति को पटरी से धकेलने की सियासत हो रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नया शगुफा छेड़ा है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का संदेश दे रहे हैं। घबराई लाल सेना में जोश भरने के पीछे आखिर चीन का इरादा क्या है? क्या वो दुनिया को जंग की धौंस दिखाकर अपनी गलतियां छिपाने की कोशिश कर रहा है? एलएसी पर तनाव, चीन का युद्ध राग। जिनपिंग का ऑर्डर, सेना रेडी फॉर वॉर। घबराई लाल सेना में जोश भरने की कोशिश। चीन चालबाजी दिखाएगा, फिर पिट कर जाएगा। लगता है चालबाज चीन की लाल सेना अपनी कब्र खोदने की कर रही है तैयारी। लगता है चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी सेना को जंग में झोंककर उसे करना चाहते हैं बर्बाद। ड्रैगन के सिर पर युद्ध की जो धुन सवार है, वो उसके खात्मे का पहला हथियार है। रेड आर्मी अभी भूली नहीं होगी जब उसने लद्दाख में हिंदुस्तानी जवानों के हाथों मात खाई थी। कैसे गलवान में भारतीय शेरों ने जिनपिंग की बौनी बटालियन को धूल चटाई थी। उम्मीद थी कि इतना होने के बाद शायद जिनपिंग को थोड़ी अक्ल आ जाएगी, लेकिन लगता है कि जिनपिंग अपने खात्मे की जिद पर अड़ा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों को संदेश दिया है, एक साथ कई मोर्चों पर तैयार रहें और त्वरित प्रतिक्रिया देने, सभी मौसम और इलाके में जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। आपको अपना दिमाग और पूरी ऊर्जा युद्ध की तैयारी के लिए लगानी चाहिए और हमेशा बेहद सतर्क रहें। मरीन सैनिकों के बहुत से अलग अलग मिशन हैं और आपकी डिमांड काफी ज्यादा होगी। इसको देखते हुए आपको अपनी ट्रेनिंग में जंग की तैयारी पर फोकस रखना चाहिए। साथ ही अपने प्रशिक्षण के मानकों और लड़ाकू क्षमता को बढ़ाएं। चीनी राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त सामने आया जब वो गुआंगडोंग प्रांत के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर था।
चीन का आका जिनपिंग इस मिलिट्री बेस पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मरीन कॉर्प्स का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जिनपिंग ने यहां जवानों से मुलाकात की और उनकी तैयारियों की झलक भी देखी। जिनपिंग को सेना की ट्रेनिंग के वीडियो दिखाए गए। इस दौरान जिनपिंग ने अपने जवानों को संदेश दिया। जिनपिंग ने यहां अपनी आर्मी की मजबूती पर बल दिया और उन्हें किसी भी हालत के लिए तैयार रहने को कहा। मौजूदा वक्त में चीन का भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में युद्ध की तैयारी कर आखिर ड्रैगन क्या संदेश देना चाहता है? चीन की चाल चाहे जो भी हो, लेकिन अगर उसने फिर से हिंदुस्तान की सरहद की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारे जवान उसे धूल चटाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। इस बार ड्रैगन को ऐसा जवाब मिलेगा जिसके जख्म वो कभी नहीं भुला पाएगा। आज तक ब्यूरो। रुकना होगा यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। तो अक्टूबर आते ही दिल्ली की आबो हवा में जहर घुलने लगता है। प्रदूषण का जहर ये देखा जाता है दिल्ली के आसमान पर। पड़ोसी हरियाणा और पंजाब से पराली का ये धुआं धीरे धीरे राजधानी की आबो हवा को खराब कर रहा है। इस बार केंद्र ने पहले ही पंजाब को आगाह कर दिया। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने से पंजाब बाज आए। वक्त एक ब्रेक का हो चला है। फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।